नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रुक्मिणी प्रकाशन का जो ये नया बुक आया है, इसमें बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो डेली आपके साथ मैं एक सेट का शानदार डिस्कशन करूँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों, जो लोग भी अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं उससे बेहतर कोई नहीं है। आप लोग एक एक पल और एक एक दिन का आप ध्यान लगाए रहिए, नौकरी आपकी निश्चित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसके पहले जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि मैथ रीजनिंग का अलग से वीडियो में अपलोड करूँगा। इसमें पूरा जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। तो हरे रंग का जो पदार्थ जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आप पढ़ें, आपके सामने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कभी ऑप्शन में अगर दे ग्लूकोज तो वो भी आंसर टिक कर देना है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो है ऑक्सीजन। फिर से समझिए, मुख्य उत्पाद पूछे तो कार्बोहाइड्रेट और अंतिम उत्पाद पूछे तो वो है ऑक्सीजन। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और सबसे कम कौन से रंग के प्रकाश में होता है, तो हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंस वैली या तो शांत घाटी भी कहते हैं या तो मूक घाटी भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरल में है। ठीक है, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन है फूलों की घाटी, वो कहाँ है, तो उत्तराखंड के चामोली जिले में, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और केरल का यहाँ आया क्वेश्चन। ठीक है, तो केरल से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो है केरल का। अच्छा, सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। सबसे ज़्यादा मसाला केरल में, सबसे ज़्यादा काजू तो वो भी केरल में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी के किनारे है। ठीक है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो वो है मांडोवी नदी पर। ठीक है, गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखना है। और गोवा से एक क्वेश्चन ये आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन ये गोवा से पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य पानी के कनेक्शन के साथ, पानी के नल का जो कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य बना है, तो वो है गोवा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी से शुष्काक्षिकोप होता है। ठीक है, और विटामिन डी से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिकेट्स रोग जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो भी विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्सीफेरोल। ठीक है, देखिए विटामिन का जो रासायनिक नाम है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ देगा, तो कभी ई का रासायनिक नाम पूछ देगा, तो आपको सबको एक साथ याद कर लेना। मैं आपको याद करवाता हूँ। देखिए विटामिन मुख्यतः होते हैं कितने, 6 होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई और के। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन ए बी हो गया, और सी का नाम है कैल्सीफेरोल, और डी का नाम है विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। विटामिन सी का जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ए होगा ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, वो है फिलोक्विनिन। ठीक है,
अब देखिए इसे याद कैसे रखना है। देखिए पहले 4 सीरियल से हो गया ABCD, ये चारों को याद रखना है। और फिर है E और K, 6 है। तो देखिए रथ पर बोलना है, साइलेंट रहेगा पर, ठीक है। रथ पर एक टॉफी, ठीक है, ये हो गया रथ पर एक टॉफी। रथ से हो गया रेटिनॉल और थाइमिन, और एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल, और टॉफी से हो गया टेकोफेरॉल और फिलोक्विनिन। तो अभी जैसे पूछा था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या, तो रथ एक यानी कि एक ABCD, एक यानी को से कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब जैसे विटामिन ए का पूछा तो आपको याद रखना, जैसे याद रहेगा रथ तो यानी कि रेटिनॉल ए का और बी का थाइमिन। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रथ पर एक टॉफी यानी 6 विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ठीक है। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज किया था कासिमिर फंक ने, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा बाल क्षय, मरास्मस में इसे कहा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी से जो होता है वो मरास्मस रोग होता है, यानी बाल क्षय रोग होता है। एक क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि बच्चों में क्वासी-योरकर रोग किसकी कमी से होता है, वो भी प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अब प्रोटीन से एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो राइबोसोम में होता है, ठीक है। अब कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर G का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा। देखिए कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कि G का मान है वो अधिकतम कहाँ होता है, तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ठीक है, और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। ये इसको समझेंगे कैसे आप, जैसे आपको अगर समझ में नहीं आता कि अधिकतम ध्रुवों पर कैसे होता है, तो देखिए इसको समझिए, ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। तो पृथ्वी का ध्रुव हो गया कौन सा, ये ध्रुव होता है, ठीक है, ये ध्रुव होता है, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए। और ये जो है वो भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 12,714 किलोमीटर। ये वाला जो है ना टोटल जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 12,714 किलोमीटर है, और ये जो पश्चिम से पूरब की लंबाई है वो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि केंद्र से जो होता है, पृथ्वी के केंद्र से बोलिए या तो पृथ्वी के सतह से, क्या होता है ऊपर ये नीचे जाने पर है ना G का मान घटता है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, ठीक है। तो केंद्र से देखिए कि जो जिसका दूरी न्यूनतम होगा, जैसे कि यहाँ है 12,714 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ दूरी कम है इसकी अपेक्षा, ठीक है। भूमध्य रेखा जो सतह है ये विषुवत रेखा की अपेक्षा ये कम है ना डिस्टेंस, तो जहाँ कम है डिस्टेंस, यहाँ केंद्र से कम है, तो यानी उसका G का मान अधिकतम होगा, क्योंकि अधिक जितना दूर अधिक जाएंगे उतना मान कम होगा। तो इसका डिस्टेंस ये ध्रुवों पर कम है, इसलिए ध्रुवों पर G का मान अधिकतम है, और ये वाला दूरी जो है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर चला गया तो गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पेनक्रियाज या तो अग्नाशय। इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, हिंदी में अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग होता है, क्यों, देखिए क्या होता है कि जो अग्नाशय से है ना इंसुलिन का स्राव होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। तो रक्त अगर इंसुलिन अगर नहीं होगा, इंसुलिन का स्राव नहीं होगा, जैसे अग्नाशय खराब हो गया, इंसुलिन का स्राव नहीं होगा, तो क्या होगा, रक्त के जो शर्करा है उसका नियंत्रित नहीं होगा, तो शर्करा का जो शरीर में है ना उसका मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मेन क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से। शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ठीक है। अच्छा, शरीर के सबसे जो दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सा है,
तो वो है अग्नाशय ही है, ठीक है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय है। और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है ना अग्नाशय है। देखिए ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, एक आंतरिक आंतरिक ग्रंथि होता है, एक बाह्य ग्रंथि होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होता है। तो मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है शरीर का, तो वो है यकृत, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, वो है पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है, ठीक है। और वायरस की खोज किसने किया, तो वायरस की खोज इवानो वास्की ने किया था। और जीवाणु की खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पहला तो यहाँ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, किस क्षेत्र में हो सकता है ज़्यादा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, वहाँ नमक की कमी होगी, आयोडीन की कमी होगी, तो वहाँ पे घेंघा रोग होने की संभावना रहेगी पूरा। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन हो गया कि आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है और कहाँ होगा, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घेंघा रोग में किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो वो होता है थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है गुजरात में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है, ठीक है। विटामिन की बात करते हैं पहले, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। और किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन की खोज किसने किया, कासिमिर फंक ने किया। अब बात रही यकृत की, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, वो यकृत है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। अच्छा, पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए विटामिन ए का संग्रह होता है यकृत में, और पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, यकृत से। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है। इसमें कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए ध्यान रखना है। पित्त का स्त्राव पूछेगा तो यकृत, अब पित्त का जमा कहाँ होता है, पित्त संग्रह कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइलेरिया का वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से होता है ना, एडीज। डेंगू जो मच्छर होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ये ध्यान रखना है इसको। समदाब रेखा जो है वो समान वायुमंडलीय दबाव को दर्शाता है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि समान वर्षा वाले रेखा को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आइसोहाइट, ठीक है। अब देखिए कभी आपसे अगर पूछा जाएगा ना क्वेश्चन कि समान ऊंचाई वाले काल्पनिक रेखा को दर्शाने वाले क्या कहलाता है, तो समान ऊंचाई आपको लगेगा कि हाइट मार देंगे, ठीक है ना, हाइट में ऊंचाई होता है। लेकिन वहाँ ध्यान रखना है समान वर्षा वाले को आइसोहाइट बोला जाता है, ठीक है। और समान ऊंचाई वाले को समोच्च रेखा या तो कंटूर रेखा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। समान ऊंचाई वाले में आइसोहाइट नहीं मारना है, ठीक है। आइसोहाइट किसके लिए, समान वर्षा वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है, कक्ष में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कक्ष के रन में यानी कि अगर मैप बनाते हैं तो ये कक्ष का रन इधर आ जाता है ना गुजरात में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है नदी से कि ऑप्शन में दे देगा नदियाँ, पूछेगा कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज बताते हैं आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो पश्चिम की ओर यानी इधर है ना, ऐसे इधर पश्चिम की ओर बहने वाली सारी नदियाँ जो है आपको बताते हैं, मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला है साबरमती, ठीक है, फिर है लूनी नदी, और फिर है माही नदी, फिर है नर्मदा और ताप्ती,
इसे याद कैसे रखना है, देखिए 5 नदी है, इसे याद रखना है, साला मानता नहीं, ठीक है, नहीं साइलेंट रहेगा, साला मानता नहीं, यानी कि साबरमती लूनी नदी और मानता से हो गया माही नर्मदा ताप्ती। साला मानता नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ साला मानता नहीं, यानी कि साबरमती लूनी नदी, मानता नहीं यानी माही नर्मदा ताप्ती, ये 5 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यानी थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है शरीर में, वो रहता है गला में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से याद कीजिए, जो आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है, तो वो घेंघा रोग होता है या गलकंड रोग भी उसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया 77। और थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक क्या होता है, जो खाने वाला हम लोग नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका सूत्र जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो खाने वाला नमक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। अच्छा, भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला झील है सांभर झील है ना, राजस्थान में, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला झील, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वान झील है जो कि टर्की में, ठीक है, वान झील, ये विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला 330% इसमें लवणता पाया जाता है, ठीक है, तो ये है टर्की में वान झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है, तो ये उनके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य का पृष्ठ ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग किस देश से थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका से, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मन वोरलॉग है, इससे कुछ याद आ रहा है आपको, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, यही नॉर्मन वोरलॉग है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन वोरलॉग है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अच्छा, आयोडीन आया ना, तो आयोडीन से क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, जिसे गलकंड रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कभी अस्पृश्यता का अंत है ना, ओ अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 17, ठीक है, छुआछूत का अंत या तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। देखिए अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जाम में अनुच्छेद से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अनुच्छेद का जितना भी क्वेश्चन है तो आपको निश्चित रूप से याद रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है ना वो बार बार रिपीट होता है, इसलिए जैसे अनुच्छेद 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है, ये अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, ठीक है। और धर्म जाति भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 में है। और बच गया यहाँ पे अनुच्छेद 16 में क्या है, तो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, 16 में अवसर की समानता, 16 समानता, ठीक है, अवसर की समानता, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी ½ H2O, ये हो गया सूत्र, इसका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये आपको याद रखना है। और 2 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है इसको, जैसे वॉशिंग सोडा या तो धोवन सोडा उसको भी कहा जाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखना है, ठीक है। वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा या तो बेकिंग सोडा कहा जाता है उसे, ठीक है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये याद रखना है। देखिए इसको कैसे कन्फ्यूजन हो तो कैसे याद रखें, देखिए खाने वाला कोई चीज़, बाय मतलब होता है BUY, वाई मैंने खरीदना, ठीक है, तो खरीद के कुछ खाते हैं, तो खाने वाला सोडा जो है या तो बेकिंग बाय है ना, बेकिंग सोडा यानी बाय वाला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा वो सोडियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉलस्टीन फ्रीजियन। तो इसे याद है, इसे रिलेट कर लीजिए, देसी नहीं है यानी फ्रीज वाला है ये, है ना, ये देसी नहीं है। हॉलस्टीन ये फ्रीज वाला है गाय, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे जर्सी जो है ना वो भी गाय का एक विदेशी प्रजाति है, ठीक है, गाय का विदेशी प्रजाति होता है जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है। देखिए इसकी गणना किया जाता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से पंचायत की अवधि 5 वर्ष होता है जो वो गिनती किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पंचायती राज से आया है, पंचायती राज से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक। अच्छा, पंचायती राज केवं संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया, तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए पंचायती राज को जब भी पढ़ेंगे तो नगर पालिका को साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि वो हमेशा साथ साथ ही लागू भी हुआ और साथ साथ चलती है, ठीक है। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत, तो नगर पालिका, देखिए पंचायती राज हो गया 73वां, नगर पालिका वो हो गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, पंचायती राज केवीं अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका वो 12वीं अनुसूची में है। तो इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, ये करेक्ट है। बाकी ये मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सब जो भी है, जैसे धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में लाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये लोकसभा में लाया जाता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि वो लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे राज्यसभा लोकसभा से क्वेश्चन आपको याद रख लेना यहाँ, जो कि पूछा जाता है, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, 30 वर्ष होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, ठीक है। और लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये सही है, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या यानी तीली की संख्या 24 है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, ये गलत हो जाता है, यानी इसका आंसर सी ही होगा। पूछ रहा है कौन गलत है। और राष्ट्रीय धुन यानी राष्ट्रगान बजाने में जो अवधि उसका समय कितना है 52 सेकेंड है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है, इसका आंसर हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होता है ना, तो वो जमानत राशि खो देता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में विरोधी दल होने के लिए कितना उसको भाग होना चाहिए, उसका मत या तो उसका सीट का कितना होना चाहिए, कितना भाग, तो 1/10 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 10% उसे मत होना चाहिए विरोधी दल बनने के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में उसे राष्ट्रीय मतलब कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में ना उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ना कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सबको एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो 1885 में, ये तो मालूम है। किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 और 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो वो थी सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखना। देखिए पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। और एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। इतने इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दल जो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होना चाहिए। तो देखिए सांसदों की मैक्सिमम संख्या कितना है, 550 सीट है, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है। तो इसका 1/10 यानी 55 सीट उसको होना चाहिए, 55 सांसद होना चाहिए, तभी वो विपक्षी दल का नेता बन सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद किस अनुच्छेद में, संसद का गठन किस अनुच्छेद में मालूम है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए बताते हैं। देखिए संसद है ना, ये है अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में, ठीक है। और राज्यसभा का गठन है, ये है 80 में अनुच्छेद। देखिए तीनों लगातार है, इसलिए आपको याद हो जाएगा आसानी से। और लोकसभा का है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। इसे याद कैसे करना है, सरल बोलिए इसको, सो रो लो, सरल, ठीक है। 79, 80, 81 संसद का गठन, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। सरल 79, 80, 81 इस तरह से याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो ये 7 दिनों के बाद ही ना जो त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है, 7 दिनों के बाद। यानी कि जब वो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र देता है, तो ये आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो देता है जिला पंचायती राज अधिकारी को, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में वीडियो भी रहेगा, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि मुखिया जो अपना त्याग पत्र है वो देता है जिला पंचायती राज अधिकारी को, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में कराया गया था, ठीक है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था स्वतंत्रता के बाद, 1952 में। देखिए ईस्वी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्या है कि आप याद किए लेकिन फिर भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन को रिलेट कर लेना, तो ऐसे में याद रहता है, ठीक है। 2-3 जो भी क्वेश्चन हो उसको रिलेट कर लेना है। तो 1952 में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुआ, तो देखिए क्या क्या हुआ। 1952 में लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, चुनाव आयोग का गठन तो 1950 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ। देखिए 4 चीज़ हो गया। पहला क्या, स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, लोकसभा का गठन 1952 में, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, ठीक है। ये चारों को याद रखना है, ठीक है, एक साथ 1952 में हुआ, ठीक है। अच्छा ये चुनाव आया ना, तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो वो होता 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है ना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी ये 25 है ना, ये 25 जनवरी, यही 25 जनवरी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए क्योंकि चुनाव आयोग का
जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात क्या है? तो केंद्र का रहता है 75% और राज्य का 25%। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, और नरेगा योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 2006 में हुआ। ठीक है, इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? तो 2009 से पड़ा, 2009 से। ठीक है, अच्छा, मनरेगा में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वो है 100 दिन का, 100 दिन के रोजगार की मिनिमम गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई। ठीक है, देखिए अब भी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, पंचवर्षीय योजना से कई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता था। ठीक है, और ये बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सीजीएल का 2022 में जो एग्जाम हुआ, इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पंचवर्षीय योजना से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना है। तो क्या है, देखिए पहला तो ये हो गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1951 से 56 है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरी कितना है? वो है 56 से 61। तीसरी कितना है? 61 से 66। ठीक है, 61 से 66। अब यही तीसरी योजना के बाद जो है वो 66 से 69 जो है ना, ये प्रभावित हुआ था, और ये वो योजना अवकाश का लाया। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि योजना अवकाश का अवधि क्या है। ठीक है, तो वो है 1966 से 69, ये याद रखना है। 1966 से 69 योजना अवकाश कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद 69 से 74 हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये याद रखना है पहले आपको कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, और फिर 66 से 69 योजना अवकाश कहलाया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी बिहार बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था पिछले साल, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। एक क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो वो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 में। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? वो दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से कौन है? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता। ठीक है, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक होता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है किस समिति के सिफारिश पर ये लागू हुआ? ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता है, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो वो इसका सिफारिश किसने किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, तो वो किया था अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता समिति। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ऐसे याद रखना है आपको ताकि कंफ्यूजन हो। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने किया? तो वो किया था बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय में देखिए 3 शब्द आएगा, बलवंत राय मेहता। और द्विस्तरीय वाला कौन किया? तो 2 शब्द आएगा, अशोक मेहता। तो इस तरह से आपको याद करना है रिलेट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? लोक भागीदारी। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल में दिया जाता है,
क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, यानी कि जो कोच रहता है ना, जो सिखाने वाला रहता है कोच, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1985 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो देखिए, जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, तो इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो भी हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करंट में याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ही इसका नाम रखा गया है 2021 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो शरत कमल अचंता को मिला। एकमात्र खिलाड़ी को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, शरत कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अच्छा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है। अब विनोबा भावे से देखिए इंपॉर्टेंट है ना, पहले भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और इसी तरह एक पहले वाले में से क्वेश्चन आता है विनोबा भावे से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? वो विनोबा भावे ही थे। तो दो चीज़ याद रखना है विनोबा भावे से इंपॉर्टेंट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो वो विनोबा भावे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये कतर में हुआ था, ठीक है। देखिए, जो बड़े बड़े खेल हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, तो ये सब का ना कब हुआ और कब होगा, ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे 2022 में हो गया कतर में, ठीक है। अच्छा, 2000 इसका अब 4-4 साल के बाद होता है ये, ठीक है। तो 26 में कब कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों देशों में मिलाकर होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक का भी यही साथ में याद कर लीजिए। ओलंपिक खेल होता है 2, ठीक है। देखिए, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो देखिए 2022 और 26 वाला जो है वो शीतकालीन चल रहा है, ठीक है। और 2020-24 वाला जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना अभी 2020 में, 2020 वाला 21 में हुआ था। तो फिर आपको याद ऐसे रखना है, देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? वो चीन में हुआ था, बीजिंग में। और 26 कहाँ होगा? इटली के मिलान शहर में होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का एसएससी है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो वो होगा इटली के मिलान शहर में। अच्छा, ग्रीष्मकालीन का भी याद रखना है, 2020 और 24। 2020 वाला कहाँ हुआ था? वो हुआ था टोक्यो में। और 2024 का कहाँ होगा ओलंपिक खेल? तो वो पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है अफ्रीका में, ठीक है। सहारा रेगिस्तान से याद आ रहा है कुछ? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यही है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल, कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। अब फुटबॉल से है तो फुटबॉल का आपको याद ही रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में, 26 में कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। अच्छा, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है? तो 11-11 खिलाड़ी होता है दोनों साइड, ठीक है। और फुटबॉल खेलने का टाइम कितना होता है? वो होता है 90 मिनट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2014 में मिला था, ये कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है। अब 2014 की बात है, लेकिन अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होगा, तो 2023 का आपको याद रखना है करेंट में, ठीक है। 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी, इसे याद रखना है। देखिए इसको याद कैसे रखना है, देखिए नरगिस मोहम्मदी, इसे याद रखना है कि देखिए नरगिस को रिलेट करिए नाग से, ठीक है। नाग को शांत रहने दो, नाग को शांत रहने दो,
यानी कि नरगिस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना नरगिस या तो शांति का, शांति जैसी आएगा तो नाग, आपको अगर ऑप्शन में रहेगा नरगिस, आपको दिमाग में आ जाएगा कि शांत रहने दो, नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है असम का। ठीक है, असम से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहू वाला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू जो असम का लोक नृत्य है। अब एक चीज़ याद रखना है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो वो असम में है ना, असम के गुवाहाटी में। और पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो डिगबोई में है। कहाँ? असम में। ठीक है, असम के डिगबोई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है, राजधानी लीमा है, लेकिन इसका मुद्रा क्या है? तो पेरू की मुद्रा है न्यूबो सोल है, न्यूबो सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है यूक्रेन में। ठीक है, तो यूक्रेन से क्वेश्चन याद रखना आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध काफ़ी चर्चित है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो वो है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो रिबनिया है, रिबनिया है ना, रिबनिया, ये रिबनिया है। तो ये दो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। देखिए पड़ोसी देश जो है ना, उसका राजधानी और मुद्रा जब भी मौका मिले, जब भी आपके सामने आए तो सबको याद कर लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पड़ोसी देश का। ठीक है, जैसे जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। ठीक है, अब रही बात चीन का है, चीन का मुद्रा क्या है? तो युआन है। ठीक है, चीन का मुद्रा ये है युआन। ठीक है, भूटान की मुद्रा क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नीलोफर जो है, ये भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया, बाकी ये हुदहुद, लहर और हेलेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखिए ध्यान देना है, जल्दबाजी में क्या होता है, एपीजे अब्दुल कलाम आपका याद है कि एपीजे अब्दुल कलाम है, दिमाग में है, लेकिन ध्यान अगर नहीं है तो इसको टिक करके सब आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन बी में है एपीजे अब्दुल कलाम, ये वाला है। ठीक है, ये अबुल कलाम आज़ाद ये अलग है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम से एक और इम्पोर्टेंट जो बुक है वो कि पूछा जाता है, ये दोनों बार बार पूछा जाता है। एक हो गया विंग्स ऑफ फायर, एक होता है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स के पुस्तक के लेखक कौन है? वो भी एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, ये भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, या तो क्वेश्चन इंग्लिश में ये आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बना था, जब 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व का चीनी का कटोरा, किसे कहा जाता है? क्यूबा को। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। मुद्रा क्या है? पेसो। अच्छा, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो वो होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1945 में हुआ था। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े संघ है, संगठन है, उसका ईस्वी पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछा गया, देखिए बिहार एसएससी सीरियल 2015 में जो हुआ पीटी का, इसमें पूछा गया यूएनओ का, ये यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। यूएनओ का गठन कब हुआ? 1945 में। तो देखिए ईस्वी वाला आया। अब ईस्वी से रिलेटेड एक कोई और क्वेश्चन इसमें रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और आपको करेंगे कौन सा? ये संगठन वाला ही करेंगे, जो इंपॉर्टेंट संगठन है 1945 में उसका गठन हुआ। देखिए किसका किसका हुआ।
आईएमएफ का गठन कब हुआ? आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? तो वो भी 1945 में हुआ। देखिए इसको रिलेट करिए, देखिए आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, विश्व बैंक यानी बैंक में मुद्रा से रिलेटेड है, तो ये आईएमएफ और विश्व बैंक ये दो हो गया 1945, यूएनओ हो गया 1945, तीन हो गया। और एक यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? वो भी 1945 में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? वो भी 1945 में हुआ। तो कितने हो गया? देखिए हो गया कितना, 5-6 हो गया। देखिए एक यूएनओ, एक आईएमएफ और विश्व बैंक, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी पांचों का जो स्थापना हुआ, गठन हुआ 1945 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है सेम इसी तरह कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय स्वतंत्रता के समय? तो आचार्य जेबी कृपलानी। तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? तो ये रहा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम से याद आ रहा है? एओ ह्यूम कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, म्यांमार की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई पैताब। ठीक है, म्यांमार की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की राजधानी है नई पैताब। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है ना, म्यांमार की मुद्रा है ये क्यात। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो हैं ये भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो पहला ये पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, है ना, शतरंज के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न, अब तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है 2021 से। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एनटीपीसी में ना, रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? तो 1 लाख रुपया दिया जाता है अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, तो आपको ये दो अभी यहाँ याद रखना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब भारतीय आज़ादी के समय देखिए कितने क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय आज़ादी के समय वो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। ये 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये वर्तमान में अभी कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। तो वो हैं ऋषि सुनक। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, तो उस समय की बात है ये। तो उस समय इसका करेक्ट आंसर है ये थे रघुराम राजन। लेकिन आपको अभी वर्तमान में 2023 में याद रखना है। 2023 में जो है आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, आरबीआई से इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1935 में हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 को हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये 2015 की बात है ना। तो उस समय थी ललिता कुमार मंगलम। लेकिन इसी तर्ज पर देखिए, सेट प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको क्या होगा, आप जब पढ़िएगा करेंट अफेयर तो इस टाइप के आपको कन्फर्म आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है 2023 में? तो रेखा शर्मा है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। देखिए अब इसको हम कैसे ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। देखिए पंचशील यानी पो से 5 और चो से
4। अब देखिए ऑप्शन में से आप इस तरह अगर याद करिएगा तो ऑप्शन में से आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये 5-4 वाला है 1900, तो आपको दिमाग में रखना ये 1900 ही में हुआ। तो पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। तो याद ऐसे रिलेट करके रखना है इसको, पंचशील यानी 5 वाला ये और 4 वाला, ठीक है। ये अगर कन्फर्म याद रहेगा तो क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको याद रहेगा कि हमारे यही होगा, है ना। 5-4 वाला 1954 ही होगा कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार से है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नई पेता। मुद्रा क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि यानी पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये 1932 में हुआ। अब देखिए ईस्वी वाला आया 1932 में, कोई और घटना है तो इसको रिलेट कर लीजिए। तो कौन सा है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 31 और 32 में हुआ। तो 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और पूना पैक्ट भी हुआ, पूना समझौता भी हुआ। किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। अच्छा पूना आती ये गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन और आपको याद करवा देते हैं ना कि एक क्वेश्चन आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, गिर गुजरात। गिर गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात में है। गिर का वन जो है वो गुजरात में है, ठीक है। चलिए और ये शेर का है, बाघ का है, तो बाघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए जो पूछा जाता है, ठीक है। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ किस देश में है? तो भारत में है, ये याद रखना है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? तो 1973 में लागू हुआ। अच्छा वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 53 टाइगर रिजर्व है भारत में, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये थे त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है। देखिए 2 प्रमुख नदी है जिसका उद्गम जो है ना अमरकंटक में। कौन कौन सा है? सोन और वो एक है नर्मदा, ठीक है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। एक क्वेश्चन नदी से ये आता है बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? शोक किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 में, ये मैथ का है, ठीक है। मैथ रीजनिंग का तो अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे और कुछ मैथ रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ भी है प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये किए थे ह्वेनसोंग, ठीक है। ह्वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। देखिए यहाँ से ने नालंदा, ह्वेनसोंग, हर्षवर्धन, इसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार यहीं से पूछा जाता है क्या कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे याद ऐसे रखना, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। ह्वेनसोंग कब भारत आया ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो 629 ईस्वी में आया था, ठीक है। 629 एडी में आया था ये ह्वेनसोंग भारत आया था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय से तो क्वेश्चन आपको याद ही रखना है कि इसकी स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया। और इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो आपको याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नष्ट किया था, इसे याद कैसे रखना है, कन्फ्यूजन ना हो। तो बख्तियारपुर जो स्टेशन है उसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है, इसी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अच्छा उसका जो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह सेट 3 का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का जो जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका आंसर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और आज का क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद।